देखिए, इन दिस वन वी आर सिंपली डूइंग इंडेस 105, करेक्ट। अब देखिए 105 कहाँ से स्टार्ट है। 105 क्या होता है? नॉन करेंट एसेट है फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। अब सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि एस लिमिटेड परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 को। यूजफुल लाइफ कितनी है? 15 ईयर्स। तो डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर सकते हैं 6 लाख डिवाइड बाई 15, तो एक ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 40,000। ऐसे करके हम 1 से 2, 2 से 3 पे आए और फिर एस लिमिटेड ने क्लासीफाई कर दिया प्रॉपर्टी को एज हेल्ड फॉर सेल। और जो एम्पायरमेंट टेस्टिंग प्रोवाइड करा रिकवरेबल अमाउंट कितना बता रहा है? 470, जबकि कैरिंग अमाउंट कितना आएगा? अगर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाए तो 520 आएगा। तो इस हिसाब से तो अगर कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट में डिफरेंस होता है तो इम्पायरमेंट 36 इम्पायरमेंट लॉस निकालते हैं हम इंडेस 36 के अकॉर्डिंग। तो ऐसे करके हमारे पास इम्पायरमेंट लॉस भी आ जाता है कितना? 50,000। उसके बाद हमें दे रखा है कि ये आ गया हमारा, तो आइडियली हमारा कैरिंग अमाउंट कितना है? कैरिंग अमाउंट है हमारा इज़ 4,70,000, जबकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 31 मार्च 2003 को कितना दे रखा है? 460। अब कैरिंग अमाउंट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कम है, यानी कि हमारे पास इम्पायरमेंट लॉस आ गया एज पर इंडेस 105। तो टोटल इम्पायरमेंट लॉस कितना आ गया? 50, 36 वाला और 10,000 105 वाला। ऐसे करके हमारे पास इम्पायरमेंट लॉस आ गया 60,000। रिकॉर्ड किस पे किया जाता है? फेयर वैल्यू कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लोअर ऑफ, यानी कि 460 पे से रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके अलावा नहीं रिकॉर्ड हम तो अकॉर्डिंगली देखो, इसमें हमें क्या कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पायरमेंट, कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पायरमेंट के बाद कितना है? 470 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है? 460। तो इससे तो हमारा सिंपली इम्पायरमेंट लॉस निकल के आया है। उसके बाद 31 मार्च 2004 को हेल्ड फॉर सेल। देखो हमारे पास फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 31 मार्च 2004 को? वो है 5 लाख। और अब कैरिंग अमाउंट कितना होगा? तो हमारा जो अभी रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ रहा है वो कितना आ रहा है? रिवाइज कैरिंग अमाउंट हमारा जो आया है वो आया है 4,70,000। उसमें से डेप्रिसिएशन कैरिंग अमाउंट इमीजिएटली बिफोर क्लासिफिकेशन ऑन 31 मार्च 2003, जिसमें से हमने डिवाइड बाय 13 ईयर्स बचे तो डेप्रिसिएशन निकाला, तो कैरिंग अमाउंट जो आ रहा है वो आ रहा है 433,846। और रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है? 5 लाख। तो ऐसे करके प्रॉपर्टी को वैल्यू किया जाएगा। तो एडजस्टेड कैरिंग अमाउंट कितना आ जाएगा? इतना। इस टू बी चार्ज इन द पी एंड एल। इसको किस में चार्ज किया जाएगा? पी एंड एल में। देखो अभी हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास रिकवरेबल अमाउंट है। और कैरिंग अमाउंट हैड द एसेट इज़ नॉट क्लासीफाई फॉर सेल। अगर एसेट को क्लासीफाई नहीं किया जाता फॉर सेल तो कितना आता? इतना। तो एडजस्टमेंट टू द कैरिंग अमाउंट इज चार्ज टू पी एंड एल में चार्ज कर दिया गया है। देखो हमें सिंपली क्या बोला है? रिकमेंड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इवेंट फॉर दिस एंड द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहले हमें दे रखा है कि ये सारा निकाला है हमने, कैरिंग अमाउंट निकाल रहे हैं ऑल दिस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या है? कंपनी एक्स आइडेंटिफाई वन ऑफ इट्स डिवीजन डिस्पोजल ग्रुप टू बी सोल्ड टू प्रोस्पेक्टिव बायर एंड द कंपनी हैज अप्रूव्ड द प्लान टू सेल द डिवीजन on 30th September. The sale is expected to completed after 1 year, but it is still qualified to be held for sale under Appendix B 105. Cost to sell the division is estimated to be 10 crore to be incurred in this, and the fair value of division is this, and the carrying value कितना है? इतना है. So how shall such a division disposal group to be measured under Ind AS 105 on the following reporting date: 30th September 2001 and 31st March 2002. Consider the discounting factor consider कीजिए, and 1.5 is इतना हमें दे रखा है. तो देखो इसको कैसे करेंगे हम? कंपनी एक्स हैज आइडेंटिफाई वन ऑफ इट्स डिवीजन डिस्पोजल टू बी सोल्ड प्रोस्पेक्टिव बायर को बेचा जाएगा. अप्रूव द प्लान टू सेल द डिवीजन ऑन 30th September. द सेल इज एक्सपेक्टेड टू कम्प्लीटेड आफ्टर 1 year, बट इट इज स्टिल क्वालिफाई हेल्ड फॉर सेल. कॉस्ट टू सेल द डिवीजन कितना है? इज 10 crore टू बी इनकर्ड इन मार्च 2003. द फेयर वैल्यू ऑफ डिवीजन कितनी है? 400 crore ऑन 30th September एंड 31st March this, and carrying value इतनी है. How shall such a division disposal be measured under Ind AS 105 हमें पूछा है. तो देखो Ind AS 105 state that an entity shall measure करेगा non current asset और disposal group classify as held for sale at a lower of its carrying amount in fair value less cost to sale.
Ind AS 105 state that when the sale is expected to occur beyond 1 year, the entity shall measure the cost to sale at a present value पर measure करे. Any increase in the present value of the cost to sale that arises from the passage of time shall be presented in the profit and loss as a financing cost. Company X has identified a disposal group and is committed to sell the same. The sale is expected to be completed after a period of 1 year and hence it will measure the cost to sell such disposal group at the present value. तो देखो फेयर वैल्यू कितनी है हमारे पास 400 एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल कितना है इस 10 करोड़. तो 10 करोड़ मल्टीप्लाई करोगे आप 0.867 फॉर 1.5 ईयर्स. क्योंकि ये कब होने वाला है 30. तो हमें कब का दिया है 30 मार्च 2003 का दिया है. और अगर हम 30 सितंबर 2001 पे खींच के लाएंगे तो 1.5 साल पहले खींच के लाएंगे तो कितना हो जाएगा 8.67. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट टू सेल. देखो हमें कॉस्ट टू सेल यूजुअली क्या करना होता है डिडक्ट करना होता है बट इसका हमें इस बार पीवी भी करना पड़ेगा. तो ऐसे करके जो हमारा फेयर वैल्यू देखो फेयर वैल्यू तो हमें दिया है 30 सितंबर 2001 पर जो कॉस्ट टू सेल है वो कब दिया है 30 वो दिया हमें मार्च 2003 का. तो इसे हम 1.5 साल बाद है तो 1.5 साल खींच के लाएंगे तो इतना हो जाएगा. उसके बाद ऑन 31 मार्च द डिस्पोजल ग्रुप विल बी मेजर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. अब फेयर वैल्यू क्या है फेयर वैल्यू तो दोनों डेट पे 400 ही है और फिर अगेन पीवी करेंगे. अब इस बार हम 1 साल ही खींच के ला रहे हैं तो वो कितना हो जाएगा इतना हो जाएगा. तो ऐसे करके हमारे पास क्या है तो इंक्रीज़ इन कॉस्ट टू सेल द डिवीज़न बाय कितना इंक्रीज़ हो रहा है हमारा 0.42. कैसे हो रहा है 0.42 9.09 माइनस 8.67 विल भी रिकोगनाइज किया जाएगा एज अ P&L एज अ फाइनेंसिंग कॉस्ट. देखो ये किस वजह से ये फाइनेंसिंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद पैरा इंड AS 105. देखो इसमें आई डोंट थिंक सो इसको समझने में कोई डिफिकल्टी है. यूजुअली जैसे करते हैं वैसे ही कर रखा है. बस हमें एक चीज़ एडिशन करनी है कि ये जो टाइम वैल्यू को कंसिडर करके करना है. उसके बाद सीके लिमिटेड प्रिपेयर कर रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड AS. देखो एक बार हम फर्स्ट वाले को भी थोड़ा रिकैप करते हैं. फर्स्ट वाले में क्या था एस लिमिटेड जो है परचेज कर रहा है प्रॉपर्टी ये है. यूजफुल लाइफ कितना है 15. डेप्रिसिएशन निकालोगे कितना आएगा 40,000 ईच ईयर. ऐसा करके हमारे पास 31 मार्च 2003 को कैरिंग अमाउंट बच जाएगा 520 जबकि रिकवरेबल अमाउंट कितना है 470. तो ऐसा हमारे पास इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा कितने का 58,000 का. तो अब हमारे पास क्योंकि हम इंड AS 105 में जो कैरिंग अमाउंट मतलब इंड AS 105 में तो हम कैरिंग 36 वाला इम्पेयरमेंट लॉस भी कंसिडर करेंगे तो उसको हटा के हमारे पास कितना बचा कैरिंग अमाउंट 470 और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितना है 460 है. तो ऐसे करके हमारे पास कितना है 31 मार्च नॉन करेंट ऐसे क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा 31 मार्च 2003 को नॉन करेंट एसेट जो कि क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल विल भी किस पे रिकॉर्ड किया जाता है लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल दोनों में से लोअर होता है उस पर रिकॉर्ड किया जाता है. तो देखो 31 मार्च 2003 को नॉन करेंट एसेट जो कि नॉन करेंट एसेट जिसे क्लासीफाई कर रहा है एज अ हेल्ड फॉर सेल उसे रिकॉर्ड किया जाता है 4,60,000 यानी कि लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और कॉस्ट टू और कैरिंग अमाउंट इस पर रिकॉर्ड किया जाता है. फिर उसके बाद हमारे पास आता है डेप्रिसिएशन 40,000 ठीक है और इम्पेयरमेंट लॉस कितना है 60,000. अब हमारे पास डेप्रिसिएशन कितना है नॉन करेंट एसेट एज अ हेल्ड फॉर सेल विल भी रिकॉर्ड किया जाएगा 460 पे. डेप्रिसिएशन हमारे पास 40,000 आ रहा है और इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है 50 और ये 36 वाला 50 और 10 ये 106 वाला. तो ऐसा करके हम जो है इसको चार्ज कर लेंगे P&L में. फिर उसके बाद हमें बोला जा रहा है कि देन क्या होता है द फेयर वैल्यू ये हो गया ऑन 31 मार्च मैनेजमेंट चेंज द प्लान. अगर देखो मैनेजमेंट प्लान चेंज करता है तो हमें क्या करना होगा हमें ऐसा मानना होगा कि एसेट वॉज नेवर क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल. अब अगर नेवर क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल तो उस केस में हमें कैरिंग अमाउंट निकालना पड़ेगा इस डेट तक 31 मार्च 2004 तक. तो उस केस में हम यूजुअली क्या करते हैं जो हमारा स्टार्टिंग में अमाउंट क्या था 6 लाख पे आप 3 साल का डेप्रिसिएशन लगा दो. तो ऐसे करके हमारे पास क्या है कि 1,20,000 डिडक्ट हो जाएंगे 1,20,000 यानी कि 6 में से 1 20 गए तो 6 में से 1 गए तो 5 और 5 में से 20 गए तो 480. तो 480 हमारा जो है वो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा. नहीं उसमें अगर मैनेजमेंट चेंज कर लेता है प्लान तो हम सेल इज हेल्ड फॉर सेल इज क्लासीफाई एज क्राइटेरिया नॉट मेट. तो वैल्यू हम कैसे हम ऐसा मानेंगे कि एसेट वाज नेवर क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल
कभी हम उसे क्लासीफाई नहीं कर रहे थे, तो उस केस में उसका इम्पेयरमेंट अमाउंट कितना था, क्योंकि हमें वो भी तो 36 वाला भी तो कंसिडर करना है। हाँ, तो उस केस में हमारा अगर इफ़ इट इज़ नेवर क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल, तो कितना आता है हमारा 31 मार्च 2003 को अगर हम उसे क्लासीफाई नहीं करते तो उस केस में तो हमारा 470 आ रहा था। अब 470 पे हम अगेन डेप्रिसिएशन लगाए 1 साल का, तो कैरिंग अमाउंट हैड द एसेट इज़ नॉट क्लासीफाई एज हेल्ड फॉर सेल, कि एसेट को क्लासीफाई नहीं किया जाता तो कैरिंग अमाउंट इतना आता है, जबकि आज में रिकवरेबल अमाउंट इतना है, तो बचा हुआ जो है हमारा रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है, कैरिंग अमाउंट कितना है 433, रिकवरेबल अमाउंट इतना है, तो एडजस्टमेंट करना होगा, कैरिंग अमाउंट इतना इस चार्ज टू द P&L में एडजस्ट हो जाएगा। तो 2 क्वेश्चन में तो यही है। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3। सीके लिमिटेड क्या है, प्रिपेयर कर रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंडियस फॉर द क्वार्टर ईयर एंडेड ऑन दिस ड्यूरिंग द 3 मंथ एंडेड 30 जून 2001 इवेंट फॉलोइंग इवेंट्स अकर्ड। 1 अप्रैल 2001 को द कंपनी हैज डिसाइड टू सेल वन ऑफ इट्स डिवीजन एज अ गोइंग कंसर्न फॉलोइंग द रिसेंट changes in its geographical focus. The proposed sale would involve the buyer the known monetary asset including goodwill, with the company collecting any outstanding trade receivable relating to the division and setting any current liability. देखो 1 अप्रैल 2001 को क्या हुआ था, कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट ऑफ द डिवीजन वेर एज फॉलो। तो देखो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट कितना है 20, 10, 30, 30 लाख 60,000। 1 अप्रैल 2001 को द कंपनी हैज स्टार्टेड टू एक्टिवली मार्केट द डिवीजन एंड हैज रिसीव द नंबर ऑफ सीरीज इंक्वायरीज। 1 अप्रैल 2001 को द डायरेक्टर एस्टिमेटेड दैट दे वुड रिसीव 32 लाख। अब हमें कितना मिलने वाला है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। द कंपनी हैज स्टार्टेड टू एक्टिवली मार्केट द डिवीजन एंड रिसीव दिस। 1 अप्रैल द डायरेक्टर एस्टिमेटेड दैट दे वुड रिसीव 32 लाख मिल जाएगा फ्रॉम द सेल ऑफ डिवीजन। 1 अप्रैल 2001 को मार्केट कंडीशन हैज इम्प्रूव एंड 1 अगस्त को द कंपनी रिसीव एंड एक्सेप्टेड अ फॉर्म ऑफर टू परचेज द डिवीजन 33 हो गया। द सेल इज एक्सपेक्टेड टू बी completed on 30 September 2001. Can be assumed to be reasonable estimate of a value of the division during the period 1 अप्रैल 2000 1 अप्रैल टू 30 जून। इन्वेंट्री ऑफ द डिवीजन फिर कितना हो गया, कॉस्टिंग 8 लाख वर सोल्ड फॉर 12 लाख। तो टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बाद में जाके कितना हो गया, ऑल द इन्वेंट्री हैव बीन एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू वो 9 लाख होगी। सजेस्ट कीजिए द प्रपोज सेल ऑफ द डिवीजन विल बी रिपोर्टेड इन द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2001 गिविंग द रेलेवेंट एक्सप्लेनेशन। देखो सबसे पहले क्या होगा, इसका कैरिंग अमाउंट का कितना आ रहा है 20, 10, 30 लाख 60,000, और जबकि रिकवरेबल अमाउंट कितना आ रहा है 33। तो दोनों का डिफरेंस देख लो, रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा आ रहा है। और फिर बाद में जो है इन्वेंट्री का ले लेना 9 लाख, और बाकी का तो वही रहेगा, तो 9 और 20 और 6, 9 और 29 लाख 60,000, और इसका कितना आ रहा है फिर बाद में आ रहा है हमारे पास 33। तो ऐसे करके द डिसीजन टू ऑफर द डिवीजन फॉर सेल ऑन 1 अप्रैल 2001 मीन्स that from that date the division has been classified as held for sale. The division available for immediate sale is being actively marketed as reasonable price and the sale is expected to be completed within a year. The consequence of this classification is that the asset of the division will be measured at lower of their existing carrying amount and their fair value less cost to sale. Hence, the division shall be measured at their existing carrying amount 30/60 and it is less than the fair value. Fair value से कम है, the increase in expected selling price will not be accounted for since earlier there was no impairment to division held for। देखो अब जो इंक्रीज हुआ है इन एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस को अकाउंट नहीं किया जाएगा सिंस अर्लियर देयर वाज कोई इम्पेयरमेंट तो था नहीं टू डिवीजन हेल्ड फॉर सेल। उसके बाद हमें बोला जाता है द एसेट ऑफ द डिवीजन नीड टू बी प्रेजेंटेड सेपरेटली फ्रॉम अदर एसेट इन द बैलेंस शीट। देयर मेजर क्लासेस शुड बी सेपरेटली डिस्क्लोज आइदर ऑन द फेस वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट और इन द नोट्स। द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शेल नॉट बी डेप्रिशिएटेड आफ्टर दिस सो इट्स अ कैरिंग वैल्यू। तो देखो एक बार हमने उसे क्लासीफाई कर लिया तो सिंपली क्या है 1 अप्रैल के बाद उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया हमने, कैरिंग वैल्यू कितना आया ऐसा करके हमारे पास। सो इट्स कैरिंग वैल्यू विल बी पीपी की कैरिंग वैल्यू क्या हो गई 20, इन्वेंट्री की कितनी हो गई थी 9। द डिवीजन विल बी रिगार्डेड एट डिस्काउंटेड ऑपरेशन discontinued operation for the quarter ended. This it represent a separate line of business and is held for sale at the year end. The statement of profit and loss should disclose किया जाएगा the single amount, the post tax profit and loss of the division or classification as held for sale. इंडेक्स 33 बोलता है EPS will be disclose किया जाएगा separately। देखो हमें इंडेक्स 33 बोलता है कि हमें EPS for डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, आपने EPS इंडेक्स 33 EPS में भी पढ़ा होगा कि हमें क्या करना होता है उसे सेपरेटली दिखाना होता है। उसके बाद 1 जून 2001 को एंटिटी एक्स प्लान करी टू सेल अ ग्रुप ऑफ असेट एंड लाइबिलिटी विच इज क्लासिफाइड एज अ डिस्पोजल
Group 31st July. Thus, the Board of Directors approve and become committed to the plan to sell the manufacturing unit by entering into a firm purchase commitment with entity Y. However, since the manufacturing unit is regulated, the approval from the regulator is needed for sale. The approval from the regulator is customary and highly probable to receive this, and the sale is expected to be completed by 31st March and X then. तो देखो हमारी सेल इसमें लिखा है 31st जुलाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करें है, तो डेट कौन सा हो जाएगा 31st जुलाई। तो ये वाला जो है 2600 वाला डेटा हमारे काम का है। फिर फेयर वैल्यू कितनी है 31st जुलाई 2001 को 1850, कॉस्ट टू सेल कितना है 100। तो ऐसे करके हमें इसमें से डिडक्ट करना है, तो ये आ जाएगा कैरिंग अमाउंट, ये आ जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास क्या आ जाएगा इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा। फिर जो भी इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा तो गुडविल, देखो लॉस आया यानी कि आपकी गुडविल तो ख़राब हो चुकी है, तो गुडविल को सबसे पहले राइट ऑफ कर दो, पूरी हटा दो जितना भी लॉस आया। फिर अगर कुछ बचता है तो उसको आपको प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग्स में करना है, क्योंकि ये स्कॉप्ड इन एसेट है। और बचा हुआ डेटर्स इन्वेंट्री, ये तो स्कॉप्ड आउट एसेट्स होता है। और फिर मेजर द मेजरिंग यूनिट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एंड मेजर द मैन्युफैक्चरिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। असेस कीजिए वेदर द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एज कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल। द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कैन बी क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन: the disposal group is available for immediate sale and its present condition. The regulatory approval is customary and it is expected to be received in 1 year. The date at which the disposal group must be classified as held for sale. The date at which management become committed to the plan. The sale is highly probable as the appropriate level of management. Board of directors in this case have been approved the plan. A firm purchase agreement has been entered with the buyer. The sale is expected to complete by 31st March within 1 year from date of classification. Measurement of manufacturing unit as on the date of classification as a held for sale. Following steps need to be followed immediately before the initial classification of asset or disposal group as held for sale. The carrying amount of the asset or all the asset and liability in the group shall be measured in accordance with applicable index. This has been done and the carrying value of the disposal group on 31st July 2001 is determined as this. The difference between the carrying value on 31st and 31st July is accounted as per relevant index. An entity measure करेगी नॉन करेंट एसेट डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाई एज हेल्प फॉर सेल एट लोअर ऑफ इट्स कैरिंग अमाउंट एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल of the disposal group is 31 July 2001 is this is lower than the carrying value. The impairment loss need to be recognized and allocated first towards पहले गुडविल, क्योंकि ऐसा करने से देखो आपकी अगर लॉस हो रहा है ना तो गुडविल तो ख़राब है। तो सबसे पहले क्या करो गुडविल से सेट ऑफ कर दो एंड देयर आफ्टर प्रो डाटा कर दो बिटवीन द सेट ऑफ डिस्पोजल ग्रुप विच आर स्कोप ऑफ इंडेस, जो कि स्कोप्ड इन एज पर इंडेस 105 बेस्ड ऑन देयर कैरिंग वैल्यू। तो ऐसा करके हमने गुडविल प्लांट इन मशीनरी कर लिया। उसके बाद मेजरमेंट आएगा हमारा ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑन द डेट ऑफ क्लासिफिकेशन एट दी year end. The measurement at the year end shall be on a similar line as then the assets and liability in the disposal group not within the scope of this standard are measured as per the respective index. The fair value less cost to sale of the disposal group as a whole is calculated. This fair value less cost to sale at the year end shall be compared with the carrying value at the date of classification as held for sale. It is provided that the fair value on the year end is less than the carrying value as on the date. Thus impairment loss will be allocated in the same way between the set of disposal group falling within the scope of this standard. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला एट्रीब्यूटेड गुडविल ये है एंड ये 15 सितंबर 2001 को एंटिटी ए डिसाइड करेगी कि सेल करे। इट इज़ नोटेड दैट द बिजनेस मीट्स द कंडीशन ऑफ डिस्पोजल ग्रुप क्लासिफाइड एज हेल्प फॉर सेल. However, it does not meet the condition to be classified as discontinued operation in accordance the disposal group is stated. फिर हमारे पास ये आता है द एंटिटी प्रपोज करी टू सेल द डिस्पोजल ग्रुप को बेच रही है. इट एस्टिमेटेड द कॉस्ट टू सेल इज दिस. द कॉस्ट consist of professional fee to be paid to external lawyers and accountant at 31st March 2002. There has been no change to the plan. तो देखो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं. कैरिंग अमाउंट है आपके पास, उसके बाद तो ये कैरिंग अमाउंट कब का है 31st. तो हमें तो ये 15 सितंबर वाला चाहिएगा क्योंकि इस दिन हो रहा है. और उसके बाद फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल जो भी आएगा हमारा इससे कम ही आएगा, ये कि लॉस आएगा. फिर लॉस को सबसे पहले तो गुडविल में एट्रीब्यूट करना है, उसके बाद और बचे हुए में आपको प्रोराटा करना है इंटेंजिबल एसेट प्रॉपर्टी में, और बाकी तो स्कॉप्ड आउट इन्वेंट्री ट्रेड रिसीवेबल कैश बैलेंस. फिर उसके बाद हमारे पास रिवाइज कैरिंग आ जाएगा. फिर रिवाइज कैरिंग आ जाएगा. फिर हमारे पास वापस ये आ रहा है कि इसका ये हो गया है 31st March. देयर हैज़ बीन नो चेंज टू द प्लान टू सेल द डिस्पोजल ए. स्टिल एक्सपेक्ट टू सेल विद इन 1 year of initial classification. Mr. X, an accountant of entity, measures the following asset and liability in accordance with respective index. फाइनेंशियल एसेट डेफर्ड टैक्स एसेट इतना है, करंट एसेट इन्वेंट्री इतना है, करंट लाइबिलिटी इतना है. तब क्या करना है कि अब आपको
चेंज करना है, तो नया होके क्या हो जाएगा ये रीमेजर का अमाउंट लिखना है। फाइनेंशियल एसेट ये हो जाएगा, डीटीए ये हो जाएगा, करंट एसेट ये हो जाएगा, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट ये हो जाएगा। अब इसमें क्या है कि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू असेट भी गिर गया है, तो ऐसे करके आपको 31 मार्च का तक बताना है। तो देखो 15 सितंबर का तो हम इजीली कर लेंगे। फिर ऐसे करके हमारे पास ये वाला जो है 868360 ये सारा अमाउंट आ जाएगा, और फिर जो भी चेंज होता है वो हमें कंसिडर करना है, चेंज कंसिडर करना है। और बचा हुआ हमें इम्पेयरमेंट लॉस जो है बचे हुए, फिर वापस इम्पेयरमेंट लॉस होगा, कैरिंग वैल्यू रिवाइज होकर चेंज हो जाएगी। क्योंकि हमारे पास फर्दर फिर से इम्पेयरमेंट लॉस आ रहा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा कंप्यूट करके, क्योंकि इसमें लिखा है कि हैज़ नॉट बीन रीडिंग फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 1650, तो इसमें हमें अकॉर्डिंगली कंप्यूट करके देखना पड़ेगा। फिर देखो इसमें क्या है, प्लूटो लिमिटेड हैज़ परचेज अ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर दिस, द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्लांट इज दिस 30 सितंबर प्लूटो टेम्परेली स्टॉप्स। देखो सर ने इसको इसमें डाल दिया, ये शायद एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या कहीं है, सेम क्वेश्चन पुरानी वाली जो मॉड्यूल है उसमें कहीं और है, और ये जो है हमारे जैन 26 का प्रीवाइज की क्वेश्चन भी है। प्लूटो लिमिटेड ने परचेज किया प्लांट इज एंड यूजफुल लाइफ ऑफ, मतलब बुक में तो है, अगर किसी के पास पुराना एडिशन है तो वो दूसरी चैप्टर में मिलेगा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में है शायद से क्वेश्चन। The useful life of this 30th September Pluto temporarily stopped the manufacturing plant because demand has declined. However, the plant is maintained in a workable condition and will be used in the future when demand picks up. The accountant of Pluto decided to treat the plant as held for sale until the demand pick up and accordingly measure the plant lower at the carrying value and fair value less cost to sale. Also, the accountant has also stopped charging depreciation. देखो अगर आप एक बार fair value less cost to sale में क्लासीफाई करते हो तो depreciation चार्ज नहीं करते हो, बट आप टेम्परेरी बेसिस पे अगर डाल रहे हो उसको तो डेप्रिसिएशन तो आपको चार्ज करना होगा, और उसे ना ही हेल्प और सेल माना जाएगा टेम्परेरी बेसिस वाले को। द फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल इज दिस एंड दिस, द अकाउंटेंट हैज़ परफॉर्म द फॉलोइंग, तो उसने पूरा इंडेक्स 105 का एडजस्टमेंट वगैरह कर दिया, तो आपको बताना है। द अबाउट ट्रीटमेंट नीड टू बी एग्जामिन इन लाइट ऑफ द प्रीवियस गिवन इन इंडेक्स 16 प्रॉपर्टी प्लान इन इंडेक्स 105 नॉन करेंट एसेट हेल्प फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। Index 105 non-current asset held for sale and discontinued operations state that an entity shall classify a non-current asset or disposal group as held for sale if its carrying amount will be recovered principally through the sale transaction rather than through continuing use. Index 105 for this to be case, the disposal group must be available for immediate sale in its present condition subject only to the terms that are usual and customary for sales of such asset or disposal group, and its sale must be highly probable. Thus, an asset disposal group cannot be classified as a non-current asset disposal group for held for sale if the entity intend to sell it in a distant future. Index 105 for the sale to be highly probable, the appropriate level of management must be committed to a plan to sell the asset or disposal group, and an active program to locate a buyer and complete the plan must have been initiated. Further, the asset or disposal group must be actively marketed for the sale at a price that is reasonable in relation to its current fair value. In addition, the sale should be expected to qualify for recognition as a completed sale within 1 year from the date of classification. An action required to complete this plan should indicate that it is unlikely that significant change to plan will be made or that the plan will be withdrawn. Index 105 state an entity shall not classify as held for sale a non-current asset disposal group that is to be abandoned. This is because its carrying amount will be recovered principally through continuing use. Index 105 state an entity shall not account for non-current asset that has been temporarily taken out of use or if it has been abandoned. Index 16 depreciation does not cease when the asset become idle or it's retired from active use unless the asset is fully depreciated. Going by this, the accountant of Pluto has treated the plant as a held for sale and measured it at a fair value less. Although the depreciation has not charged thereon since the date of classification as held for sale, which is not correct and is not in accordance with Index 105 and Index 16. The manufacturing plant should neither be treated as abandoned asset nor held for sale because the carrying amount will be principally recovered through continuous use. Pluto Limited shall not stop charging depreciation or treat the plant as held for sale because its carrying amount will be recovered principally through continuing use. परचेज प्राइस, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, तो हमें बताना है कि उसे क्या करना है। उससे सिंपली
जो भी प्राइस है उस पर डेप्रिसिएशन लगाना है, इम्पेयरमेंट लॉस अगर है तो वो बताना है, नॉन करेंट एसेट फिर इसे एक्सट्रैक्ट में शो भी करना है, बैलेंस शीट एज अ पीपी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वैल्यू इन यूज, रिकवरेबल अमाउंट क्या होता है, हायर ऑफ दिस टू। तो इम्पेयरमेंट लॉस के साथ आएगा हमारा कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट। इस तरीके से ये क्वेश्चन PYQ का क्वेश्चन है। अब देखो फुली इरेलेवेंट क्वेश्चन है, इसे हमें करना चाहिए कि नहीं। डेस 28 February entity X become committed to plan to sell a property. However, its plan certain renovation to increase its value. Prior to selling it, its renovation are expected to be completed within short span of 2 months. Whether property can be classified as held for sale at the reporting date. The property cannot be classified as held for sale at the balance sheet. It is not because हमारे पास condition थी ना कि it is available for immediate sale in its present condition. Although the renovation are expected to be completed within short span of time, this factor is not relevant for classification. The delay in the timing of transfer of the property imposed by entity X demonstrates that the property is not available for immediate sale. However, if the PP meets the criteria for held for sale by 30th April from 28th February, then the accounts are not authorized by that the necessary disclosure need to be given in the financial statement. 1 March 2001 को entity R decide to sell one of its factory and agent is appointed and the factory is actively marketed on 31 March 2001. It is expected that the factory will be sold by this. However, in May, the market price of the factory deteriorated. Entity R believed that the market will recover and thus did not reduce the price of the factory. The company accounts are authorized by this recommend whether the factory should be shown as held for sale on this. The factory ceased to meet the definition of held for sale post in the balance sheet date, but before the financial statement are authorized for issue, it is not actively marketed at the। देखो हमें क्या बोल रहा है, 1 मार्च 2001 को एंटिटी आर डिसाइड करिए टू सेल वन ऑफ इट्स फैक्ट्री एंड एजेंट इज अपॉइंटेड एंड द फैक्ट्री इज एक्टिवली मार्केट। 31 मार्च को इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द फैक्ट्री विल बी सोल्ड बाय 28 फरवरी 2002। However, in May, the market price of the factory deteriorated. Entity R believed that the market will recover and does not reduce the price. The company accounts are authorized on 26 June 2001. The factory ceases to meet the definition of held for sale. Held for sale post the balance sheet date due before the financial statement are authorized for issue as it is not actively marketed at a reasonable price. But since the market condition deteriorated post the balance sheet, the asset will be classified as held for sale on 31 March. Identify which of the following disposal group on 31st March 2001. 21st March 2001 announced the board intention to sell its share in a subsidiary company Alpha contingent upon the approval of Alpha shareholder. It seems unlikely that approval will be granted in the near no specific potential. तो ये तो I don't think so ये है not for sale presented for sale है। PQR fleet is classified as held for sale because it constitutes a group of assets to be sold in their present condition and sale is highly probable at the reporting as a contract has been entered into। देखो फर्स्ट वाला तो नॉट प्रेजेंटेड एज हेल्प फॉर सेल, आर नॉट अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल। देखो वही कंडीशन की अवेलेबल फॉर इमीडिएट सेल इन द प्रेजेंट कंडीशन एंड सेल इज हाईली प्रोबेबल। अगर ये दोनों नहीं है तो नॉट क्लासीफाई एज हेल्प फॉर सेल। XYZ अल्फा तो फर्स्ट वाला तो नॉट क्लासीफाई हो गया। सेकेंड वाला एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द डिलीवरी ऑफ अ फ्लीट ऑफ व्हीकल ऑपरेटेड फ्रॉम द वेयर हाउस टू द कॉम्पिटिटर on 14th March. The asset will be transferred by 20th April from which the group will outsource its delivery activity to another. This fleet is classified as held for sale because it constitutes a group of assets to be sold in their present condition. The sale is highly probable at the reporting and the contract has been entered into। 16 January, DEF management and shareholder approve plan to sell its retail business in Mumbai and consultant is hired to manage the sale. Due diligence and negotiation of final terms are still in process. The transaction is expected to sale of its retail business will not be completed until the final terms of purchase price are agreed. However, the business is ready for immediate sale and the sale is highly probable and there's other evidence after the reporting date but before the financial statement are approved for issue comes to light to indicate the contrary. Sun Limited is a retailer of takeaway food like a burger and pizza. It decided to sell one of its outlets located in Chandni Chowk in new company. The company will continue to run 200 other outlets in new. All criteria mentioned in India's 105 classification of asset as held for sale will first met and the outlet will be sold in this. Management believe that outlet is discontinued operation and want to present the result of outlet analysis. देखो हमें सिंपली बस पता लगाना है कि क्लासिफाई होगा या नहीं।
I think we will do it.